हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक न्यू सीरीज जिसका नाम है बैंकिंग लॉ इंक्लूडिंग एनआई एक्ट। सो अब आप सोच रहे होगे कि मैं आपको बैंकिंग लॉ के साथ एनआई एक्ट क्यों पढ़ा रही हूँ। सो उसकी वजह ये है कि ये दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा दिया बाती टाइप का, ब्रेड बटर टाइप का है कि ये दोनों को साथ में पढ़ा जाता है। जब बैंकिंग लॉ आता है तो एनआई एक्ट साथ चिपक के आता है। अभी आपको वजह समझ में आएगी धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे। सो आपको पता ही है हमारे चैनल का मेन फोकस ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर लेके आना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए। हमारे यूजुअली क्या होता है कि कॉलेजेस के अंदर पहले कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ा दो जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या है। मेरा मानना यह है कि यार जब तक आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा आप हिस्ट्री जान के क्या करोगे, राइट। पहले मतलब समझाऊंगी यार मैं तो कि क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे। सो क्या होता है, आप नॉर्मल भाषा में समझो। पहले एक कागज होता है जिसके ऊपर आप लिख देते हो एक गारंटी, एक तरीके से कि भाई मैं तुझे वादा करता हूं, मैं तुझे बोल रहा हूं कि मैं लिख के दे रहा हूं कि मैं तुझको पैसा दे दूंगा टाइम से। ठीक है। और तू टेंशन मत ले, तुझे सब मिलने वाला है, तू ज्यादा मत सोच। ऐसे बोल देता है वो इंसान, ठीक। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ डॉक्यूमेंट गारंटिंग द पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट, कि भाई तेरा जो स्पेसिफिक अमाउंट है तुझको मिल जाएगा। ट्रांसफरेबल वन पर्सन टू अनदर, कि हाँ भाई एक बंदा दूसरे बंदे को वो डॉक्यूमेंट, वो कागजात ट्रांसफर कर देता है, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप है कौन कौन से, एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये टाइप के हो सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक। अब आप कहोगे यार ये क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, है ना। तो अभी आएगा आपको समझ ही क्या होता है, हम इसे पढ़ेंगे अभी काइंड्स में। जस्ट अगला स्लाइड्स काइंड्स का है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे तो इस कंफ्यूज मत हो। अगर अब ये आ जाता है कि डेफिनेशन बताओ, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि ये कागजात होता है जो कहता है कि भाई मैं तेरा स्पेसिफिक अमाउंट तुझे दे दूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, और ये एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफरेबल होता है, इजी। फिर आप लिखोगे कि इसके क्या क्या काइंड्स होते हैं। प्रॉमिसरी नोट होता है ये, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक हो सकता है ये, ठीक। इसके एसेंशियल फीचर्स पढ़ लेते हैं। अब फीचर्स का क्या मतलब होता है, पहले मतलब समझो चीज का, तब खुद ही लिख दोगे बिना याद करे। इसका मतलब होता है कि भाई क्या क्वालिटी है इसकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। पहली क्वालिटी तो ये है कि भाई ये ट्रांसफरेबल है, इजीली एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाता है। दूसरी क्वालिटी इसकी ये है कि जिस बंदे को ये मिलता है, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं ए हूं, मैंने ये बी को दिया, तो बी को एक तरीके से गारंटी मिल गई, उसे एक गुड टाइटल मिल गया, ठीक है। उसे क्या मिल गया, एक गुड टाइटल, कि हाँ भाई मुझे तो मेरा पैसा मिलने वाला है। अब मैं चाहे कितनी गंदी इंसान हूं, बट इसको तो एक गारंटी लग रही है ना कि हाँ भाई दे देगी पैसा, गारंटी लिख के दी है इसने, ठीक। इसके अलावा ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है कि मैं दूंगी, चाहे बाढ़ आए चाहे बारिश आए कुछ हो, मैं पैसा दूंगी, एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है। सर्टेनिटी ऑफ अमाउंट, भाई क्लियर लिखा है मैंने 20,000 रुपए देने हैं मेरे को, मैं दे दूंगी तुझे, ठीक। पेमेंट जो है वो पैसों में होगी, ये नहीं कि तेरी गाय के बदले मेरी बकरी ले ले, ऐसा नहीं होगा, पैसा दूंगी मैं। प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन, ये लगा के चलता है, लॉ मान के चलता है कि भाई किसी ने लिखा है तो वो पैसा देगा, ठीक। इसके बिहाइंड यही वो चाह रहा है। इजी, याद हो जाएगा, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में आ रहा था ना प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, चलो वो समझाती हूँ। सेक्शन 4 के अंदर लिखा है प्रॉमिसरी नोट के बारे में। ये क्या कहता है कि भाई ये रिटन होता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। ये तो देखो हर जगह चिपका देना इन तीनों में, रिटन होता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि भाई मैं दूंगी। अब तुम कहोगे यार ये तो वही सेम डेफिनेशन नहीं हो गया, आएगा ट्विस्ट, ठंड रखो। तो अभी याद करवा देती हूँ साथ साथ। सेक्शन 4 के अंदर है, एक बंदा दूसरे बंदे को देता है। अब जो सपोज ये ए है जो लिख के दे रहा है बी को कि हाँ मैं तुझे दूंगी या दूंगा, जो वो ए है वो है मेकर, मतलब जो वो बना रहा है, वो कागजात बना रहा है, उसका नाम मेकर है। जिसको वो कागजात मिल रहा है वो पेई है। क्लियर। इसकी कंडीशंस क्या है, वही सेम, रिटर्न होना चाहिए मेकर द्वारा, जो मतलब बना रहा है उसके द्वारा साइन होना चाहिए, ठीक। ऐसे मस्ट बी अनकंडीशनल प्रॉमिस, अनकंडीशनल होना चाहिए। अमाउंट जो है वो सर्टेन होना चाहिए कि 20,000 है तो 20,000 ही मिलेगा, ठीक। पेई मस्ट स्पेसिफाइड एंड और इंडिकेटेड एज बियरर, जो पेई है जिसको पैसा मिल रहा है आप उसको बियरर भी कह सकते हो, ठीक। डेट और प्लेस ऑफ पेमेंट जो है वो एडवाइजेबल है कि लिख दो, बट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि लिखना ही लिखना है। आप एग्जाम्पल देखो कि कैसे लिख के दिया जाता है कि आई प्रोमिस टू पे 50,000 टू मिस्टर एक्स, ठीक, आफ्टर 3 मंथ्स, की 3 महीने बाद दे दूंगी। अब ये जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये हीना है, हीना प्रॉमिस कर रही है टू पे 50,000, मिस्टर एक्स सपोज करो राजेश है कि राजेश को पे करेगी। अब यहाँ साइन किसके होंगे, हीना के, कि भाई ये ले कि मैं दे दूंगी तुझे। समझ में आ गया, इजी। सेक्शन 4, एक बंदा दूसरे बंदे को प्रॉमिस करता है, जो बंदा लिख के दे रहा है वो मेकर है, जिसको मिल रहा है कागज वो पेई है।
इजी, एसेंशियल कंडीशंस भी समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी वही है, रिटर्न है, अनकंडीशनल ऑर्डर है। अब देखो फर्क, वहां पे प्रॉमिस था कि मैं दे दूंगा, यहां पे ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑर्डर कर रही है कि भाई तीसरे बंदे को जाके दे दे। समझे फर्क? अब देखो दोबारा समझो, कंफ्यूज नहीं होना। जो प्रोमिसरी नोट था उसके अंदर एक पार्टी दूसरे बंदे को कह रही थी कि भाई मैं तुझको दे दूंगी, ये ए ने बी को बोला मैं तुझे पैसा दे दूंगा कागज में लिख के। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या सीन बैठा, ए बी को ऑर्डर दे रहा है कि जा सी को पैसा दे। समझ गए? सो यहां पर जो ए है जो ऑर्डर दे रहा है वो है ड्रॉर। याद कर लो इसे। जो अनदर पार्टी है जिसको ये ऑर्डर मिल रहा है वो है ड्रॉई। कौन है वो? ड्रॉई। और जिसको वो पैसा मिलने वाला है वो है पेई। देखो यार ये रट्टा मारना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, मैंने उसे बेस्ट समझाने की कोशिश की है। ठीक। अब इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, पार्टीज इन्वॉल्व? सीधी सीधी बात, ड्रॉर है, ड्रॉई है, ठीक है, और पेई है। ठीक, ये है। अब ये मैंने समझा दिया, जो पेमेंट ये सारा ये जितना भी है ये कहानी मैंने समझा दी है। अब इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है? रिटर्न होना चाहिए, साइन होना चाहिए ड्रॉर द्वारा, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, तेरे को पे करना ही है, बारिश आए बाढ़ आए कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू पे। ठीक, अमाउंट और पार्टीज मस्ट बी सर्टेन, क्लियर होना चाहिए क्या अमाउंट है, बी से जा रहा है, अच्छा ए ही है, बी ही है, सी ही है, यही पार्टीज है, ये भी क्लियर होना चाहिए। नहीं मैं जाकर किसी और चाचा जी को पकड़ा के आ गई, पैसा जिसका है उसको ही देना है। पेएबल ऑन डिमांड एट अ फिक्स्ड फ्यूचर टाइम, डिमांड जब होगी तो आपको पे करना है। ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टेंस। ड्रॉई एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल कंफर्म्स द लायबिलिटी। अब जब ड्रॉई जब वो ऑर्डर ले लेता है, मतलब ये बंदा ए से जब ऑर्डर ले लेगा तो ये बात पता चलती है कि अब जो ए की लायबिलिटी थी वो किस पे आ गई है? बी पे आ गई है, कि उसको देना है सी को, अब उसकी जिम्मेवारी है वो पैसा दे। ठीक, इतना समझ में आया? एग्जाम्पल से समझो, वैसे ये एग्जाम्पल्स ही थे बट एक और ले लो। पे मिस्टर जेड द सम ऑफ 10,000 3 months आफ्टर द डेट एक्स साइन। ठीक, और वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, समझ में आ गया? अब मिस्टर जेड को पे करना है, एक्स ने पे करना है, तो उसने क्या करा? उसने ऑर्डर दे दिया कि भाई उसको पे कर देना। सेम वही बात, ठीक है, ऐसे समझो जल्दी समझ में आएगा। ए ने बी को ऑर्डर दिया कि सी को पे कर देना, तो वो कर देगा। इजी। आगे अब आता है चेक। इसके अंदर सेक्शन याद कर लेना, पीछे वाले का सेक्शन सेक्शन 5 था, अब ये सेक्शन 6 देखो लाइन में चल रहा है। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5, और अब आ गया चेक सेक्शन 6। याद भी हो तो जाएगा, राइट? अब देखो इसमें क्या है। स्पेशल फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन स्पेशली ऑन अ बैंकर। ठीक है, ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड एंड डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस। इसमें कोई एक्सेप्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। चेक यार तुम लोगों ने बचपन से अपने घरों में देखते आ रहे हो, अपनी कॉलेजेस की फीस भी तुम चेक के थ्रू भरते हो, तुमने देखा ही है अपनी लाइफ में। ठीक, तो ये एक बेसिकली ये पूरा बैंक टू बैंक एक बैंक का चेक होता है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, प्रॉपरली रिटर्न में होता है। देखो एसेंशियल कंडीशन से सब समझ में आ जाएगा चेक क्या है। राइटिंग में होता है, साइंड होता है बंदे द्वारा। ठीक है, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है इसके अंदर भी, कि हम अब बैंक को बोल रहे हैं कि भाई ये मैंने लिख दिया है, ये बी को मैं दे रहा हूँ चेक, इसको पैसा दे देना। ठीक है, एक तरीके से ये भी अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे ही है। पेएबल ओनली इन मनी, मनी में ही होगा। ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, ऑब्वियसली कोई बैंक के थ्रू ही होगा। पेएबल इमीडिएटली ऑन डिमांड, जैसे ही बी कहेगा कि भाई मेरे को ये चेक जो है जमा कराना है, मेरे को पैसा दो, तभी देना पड़ेगा, ये नहीं कल आना कल देंगे, ऐसे नहीं होता है सरकारी काम जैसे। ठीक, ए चेक इशूड बाय अ इंडिविजुअल और अ कंपनी। ए ने एक चेक इशू किया एक इंडिविजुअल को या कंपनी को, लगा लो, इंस्ट्रक्टिंग अ बैंक टू पे सर्टेन सम टू अ बेयरर स्पेसिफाइड पे। ठीक, वही सेम बात जो ऊपर बताई कि भाई उसको बोल दो, उस मतलब कि एक बंदे को चेक दिया, वो चेक जाके बैंक में दे दिया, उसने कहा दे, तो उसने उसको इमीडिएटली उसको पैसा देना है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अदर इंस्ट्रूमेंट्स आपके किसी काम के वैसे हैं नहीं, बट यूजुअली कुछ होते हैं कॉलेजेस महान जो कहते हैं ये भी पढ़ो, तो पढ़ लेते हैं। हंडीज, ट्रेडिशनल इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाइडली यूज्ड इन इंडिजियस बैंक प्रैक्टिसेस। कुछ जगहों पे होती है, कहीं पे नहीं होता है, उसे हंडीज बोलते हैं। कुछ जगहों पे एक अलग से ही बना रखा है इन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट। बैंक ड्राफ्ट इशूड बाय बैंक्स इंश्योरिंग पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और बियरर। समझते ही है सब, बैंक एक ड्राफ्ट बना के दे देना, है ना, कॉलेजेस वाले भी कहते हैं। ट्रेवलर चेक, ये कब बनता है? इंटरनेशनल ट्रेवल के टाइम बनता है। ठीक,
आगे अब आता है होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये कौन होते हैं? होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, आ सकता है। और ऊपर वाला जो तुम लोगों ने पढ़ा है ना अभी काइंड्स, ये तो मुझसे लिख के ले लो, तुम्हारे 10 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 5 में भी आ सकता है, लिख के ले लो, आएगा। अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि बताओ चेक क्या है या BOE क्या है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो होल्डर आता है सेक्शन 8 के अंदर, होल्डर इन ड्यू कोर्स आता है सेक्शन 9 के अंदर। होल्डर कौन है? A person who is legally entitled to possession of a negotiable instrument and to receive or recover the amount due on it। ठीक है, समझ में आया? लैंग्वेज इटसेल्फ सब कुछ बता रही है कि एक बंदा जो लीगली इंटाइटल है कि हाँ भाई मैं ही रिसीव करूंगा, मेरा बनता है इस चीज का पैसा लेना, उसे बोलते हैं होल्डर। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ होल्डर हु ऑब्टेन इंस्ट्रूमेंट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। यहाँ कंडीशंस आ जाती हैं। और गेनिंग बेटर राइट्स और प्रिविलेजेस, उससे बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक, इजी। होल्डर कौन है? जो लीगली एंटाइटल है कि भाई मैं रखूंगा पैसा, मैं लूंगा पैसा, मैं रिसीव करूंगा, मेरा बनता है। ठीक। और होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है जो स्पेशल कैटेगरीज में एक तरीके से आ जाता है होल्डर की। ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशंस लग जाती हैं। जब कंडीशंस क्या होती हैं? मस्ट हैव एक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन, उसके पास होना चाहिए। ठीक, गुड फेथ में होना चाहिए, मेच्योरिटी से पहले उसको वो इंस्ट्रूमेंट उसके पास होना चाहिए, मतलब जो डेट है उससे पहले, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रायर डिफेक्ट, फ्रॉड, डिस्प्यूट्स। ठीक, समझ में आया ये बात क्या है? अब इसकी एक समरी देख लेते हैं, एक फर्क देख लेते हैं। होल्डर में क्या होता है? होल्डर का क्या होता है कि गुड फेथ कोई नेसेसरी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशंस लग रही हैं तो जरूरी है। कंसिडरेशन यहाँ कोई नेसेसरी नहीं होती, बट यहाँ पर मस्ट बी प्रोवाइडेड कंसिडरेशन जरूरी है। यहाँ पे मे बी सब्जेक्ट टू डिफेक्ट, की भाई जब डिफेक्ट होगा तो ठीक है, यहाँ पर टाइटल फ्री डिफेक्ट होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली कोई बंदा अलग से आ रहा है स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर, तो जरूरी है। प्रिविलेजेस, लिमिटेड राइट्स होते हैं होल्डर के। होल्डर कौन है? होल्डर वो इंसान है जिसके पास वो कागज आया है, जो वो रख रहा है। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? जिस जो अलग से आया है, स्पेसिफिक कंडीशंस की वजह से जो आया है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। ठीक, इसलिए ऑब्वियसली इसके राइट ज्यादा होंगे, ज्यादा जल्दी ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करता है। ठीक, इजी, अच्छे से समझ में आ गया। एक बार इसको पूरे को रीड कर लेना, बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई टॉपिक यार समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बताओ कि हाँ यार ये नहीं समझ में आया, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये तो इजी है, आ जाएगा समझ, या आ गया होगा समझ, बट कुछ भी यार ऐसा है जो नहीं आ रहा है तो मुझे बताओ। अगर तुम्हें और डिटेल में समझना है तो भी बताओ। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग के एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, मैं वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। और फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है यार, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो वीडियोस, है ना, लोगों का भला करोगे तभी अच्छा होगा। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, जो भी आप लोगों का।